हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई यूपीएससी। और हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का, नेट न्यूट्रलिटी। अब सर नेट न्यूट्रलिटी में क्या है कि ये जो टर्म है हमारा, टिम पू ने इसको क्वाइन किया है। इसमें ये है कि सर जितनी भी कंटेंट है, जितना भी हमारा कंटेंट है, जो साइट्स हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, कहाँ पे हैं ये तीनों? इंटरनेट पे। ओके मतलब कंटेंट, साइट और प्लेटफॉर्म, ये जो हमारे इंटरनेट पे हैं, ये इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। न्यूट्रलिटी मतलब तो ये होता है ना कि इक्वली आप ट्रीट कीजिए। न्यूट्रल मतलब ये होता है कि मैं ना इस पार्टी को मैं सहयोग करूंगा, ना मैं इस पार्टी को सहयोग करूंगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारे जितने भी कंटेंट है या साइट है या प्लेटफॉर्म है, इनको आप इक्वली ट्रीट करेंगे। इवन आप ये नहीं कह सकते कि याहू को मैं कम ट्रीट करूंगा और गूगल को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा। आप इसमें पार्शियलिटी नहीं दिखा सकते हैं। ये हमारा नेट न्यूट्रलिटी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी यूजर्स हैं उनको चॉइस बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उनको आसानी होगी एक्सेस करने में। तो सर ये कौन हमारे इंडिया में रेगुलेट करेगा? उसको रेगुलेट करेगी तराई। सर तराई का हमारा जो फुल फॉर्म है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक हमारा स्टेटरी बॉडी है जो हमारा सेटअप हुई थी एक्ट 1997 में। ये रेगुलेट करेगी हमारे टेलीकॉम सर्विसेज को, और जो सर्विसेज दे रही है हमारी टेलीकॉम कंपनी, इनको भी फिक्स करेगी। ये काम करेगी। यही नहीं, ये पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है, और कंपटीशन को मेंटेन करने में ये सहायक होगी हमारी इंडिया में। और सर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा? तो एक सर क्या हुआ है कि ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तराई डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल, कि कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे टेलीकॉम में लेकर, उस ट्रिब्यूनल में जाइए, आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो सर आपने एक वाक्य सुना होगा कॉल ड्रॉप का। सर कॉल ड्रॉप में क्या था कि तराई ने एक डायरेक्टिव दिया था कि जितने भी हमारे कॉल ड्रॉप हो रहे हैं तो आपको पर कॉल ड्रॉप आपको 1 रुपया देना होगा। और इन्होंने कैप लगाया था 3 रुपये पे, कि मतलब यार 10 बार कॉल ड्रॉप हो गया तो आप 10 रुपये तो नहीं दोगे ना। तो मतलब एक दिन में आप मैक्सिमम 3 रुपये दे सकते हैं और एक कॉल के लिए आप 1 रुपया देंगे। लेकिन जब हमारी टेलीकॉम कंपनीज ने इसको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया, तो ये देखा गया कि जो हमारा तराई ने जो हमारा लाइसेंस दे रखा है टेलीकॉम कंपनीज को, उस लाइसेंस में ये लिखा है सर कि 2% कॉल ड्रॉप अलाउड है। ओके 2% कॉल ड्रॉप का कोई फीस नहीं लिया जाएगा, या 2% कॉल ड्रॉप आपका अलाउड है। 100% इफिशियंसी कहीं पे भी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो तराई ने डायरेक्टिव दिया था हमारा टेलीकॉम कंपनीज को, उसमें यह था कि 100% जो कॉल ड्रॉप हो रहे हैं उसका आपको 1 रुपया देना है। ये आपको रूल फॉलो करना 100%। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि ये पहली बात तो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वाइड है। ये जो आपने डायरेक्टिव दिया है, इसका मतलब सर्विस सुधारना आप नहीं चाहते हो, आप जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको आप पेनलाइज करना चाह रहे हो, और उसको क्वेश कर दिया, ठीक है। और दूसरा रीजन क्वेश करने का ये था सर कि जो 100% ये कॉल ड्रॉप के लिए दिए हुए, तो जो आपने लाइसेंस दिया उसमें 2% तो है ना, 2% वहाँ पे आप तो अलाउड किए हो कि 2% कॉल ड्रॉप होगा जिसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसका ही पैसा आप इंक्लूड कर रहे हो, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ ही हुआ। उसके बाद सर ये देखा गया कि जो हमारा कॉल ड्रॉप में केसेस आ रहे थे, 67% जो केसेस थे सर, वो टॉल बिल्डिंग की वजह से आ रहे थे। ओके टॉल बिल्डिंग या जैमर लगा दिया या सिक्योरिटी कंसर्न था, इस वजह से 67% हमारे केसेस कॉल ड्रॉप हो रहा था। इसलिए आप कॉल ड्रॉप पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगला टॉपिक देखते हैं सर कि सेक्शन 9 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो पास्ट जजमेंट था कि सर देखिए, कोई भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इस पे केस चलाने से पहले आपको गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि इस पे हम केस चलाएं कि नहीं चलाएं, ठीक है। तो सर इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अभी भी आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा किसी करप्ट ऑफिशियल पे केस चलाने के लिए। तो सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो ईमानदार हमारे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन जो हमारे बेईमान हैं उनको क्या हुआ, उनको भी प्रोटेक्शन मिल गया। तो अच्छाई भी हुई और साथ में खराबी भी हुई।
अगला टॉपिक सर हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 123(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सर इसमें ये बोला गया है कि 3/4 मेजॉरिटी से इसको सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि कोई भी नेता या उसका चेला चपाटी, ठीक है, या उसका सपोर्टर, आप वोट नहीं मांग सकते ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज। इस पे आप वोटिंग नहीं मांग सकते, ये गलत है, ये असंवैधानिक है, ठीक है। तो बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि प्योरिटी ऑफ इलेक्शन को मेंटेन किया जाए। अगला टॉपिक आ रहा है सर प्री सेंसरशिप टू रेगुलेट मीडिया। तो बोल रहे थे कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए आप प्री सेंसरशिप लगाइए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्वेश्चन कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि सर आप यदि प्री सेंसरशिप करोगे तो आप में और सऊदी अरब में क्या अंतर है, या जहाँ पे हमारा किंग राज कर रहा हो और यहाँ पे डेमोक्रेसी, उसमें अंतर क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए, लेकिन मीडिया पे भी क्या दिक्कत है कि कुछ भी न्यूज़ चलाते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, करंट सिनेरियो के बारे में हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सेल्फ रेगुलेटेड है ना। और इसमें क्या है कि जो प्राइवेट चैनल है इसको रेगुलेट करने के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड दिया गया है, इसका नाम है न्यू ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एजेंसी। ये स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। और यदि स्टैंडर्ड आप खरे नहीं उतरते हैं तो 1 लाख रुपए तक ये फाइन लगाती है, NBSA। उसके बाद सर क्या है कि गवर्नमेंट, यदि ये स्टैंडर्ड काफ़ी नहीं है तो गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन कर सकती है, अपना रेगुलेशन लाकर दे सकती है कि इस तरह से आप चैनल्स को चलाइए। अब देखिए सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो मीडिया का हमारा रेगुलेशन है ये यूनिफाइड नहीं है, ठीक है। देखिए रेगुलेशन इसको NBSA कर रही है जो पीछे हमारा आया, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजर स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया आस्की, तो NBSA प्लस आस्की ये लोग यहाँ पे रेगुलेटर हैं, और दोनों क्या है हमारा सेल्फ रेगुलेट करते हैं। ओके, ये NGO है, ये हमारा क्या करती है, सेल्फ रेगुलेशन करती है। तो ये कहाँ तक अच्छा रेगुलेशन कर पाएगी आपको पता ही होगा। और जो हमारा आस्की है, एडवर्टाइजर स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो एडवर्टाइज आप टीवी पे करें तो उसमें मिसलीड ना करें, जैसे कि जो बच्चे हैं और जो गर्ल्स हैं, ओके, मतलब पिंक प्लस जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चों को देखकर लोगों का मन बहलता है, अंदर से एक कॉर्नर तो होता है, कॉर्नर स्टोन होता है, क्योंकि उनके अंदर तो कोई गलत भावना होती नहीं बच्चों के पास, तो उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है और अपना सामान टूथपेस्ट और नमक और तेल बेचने के काम लगाते हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए बनाया गया था आस्की, ताकि जो हमारे ऑडियंस है उनका कॉन्फिडेंस एडवर्टाइज में बना के रखें और ऑब्जेक्ट के तौर पे बच्चों को और औरतों को यूज़ ना किया जाए। तो सर कुछ मैकेनिज्म देखते हैं जो अभी एग्जिस्ट है जो हमारे मीडिया को रेगुलेट करता है। तो सर देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सर प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है, जैसे न्यूज़पेपर को, जर्नल्स को, मैगजीन को, लेकिन ये रेगुलेट करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसलिए पेनलाइज नहीं कर सकता। उसके बाद जो हमारा फिल्म का सर्टिफिकेशन करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, फिल्म का सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद देखिए सर हमारा जो रेडियो और एडवर्टाइजिंग कोड को, जो हमारा रेडियो पे जो एडवर्टाइजिंग कोड चलता है उसको कौन रेगुलेट करता है सर, प्रोग्राम एडवर्टाइज शो करता है। आपको आस्की के बारे में बता दिया जो फोर्थ वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर ये हमारा मीडिया से रिलेटेड कुछ बात। अब सर देखिए बात ये है कि ऑर्डिनेंस एक नाम की चीज़ होती है। ऑर्डिनेंस नाम की चीज़ ऐसी होती है कि सर आप सपोज कीजिए कि आपकी एक फैमिली जो है एक पार्लियामेंट है, ठीक है, और आप सब लोग मिलकर बैठकर एक कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके घर में 2 लोग सदस्य जो हैं कहीं बाहर चले गए हैं किसी काम की वजह से, और आपकी जो जॉइंट फैमिली है आप साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्या होगा, घर का मुखिया कुछ टाइम के लिए एक डिसीजन लेगा क्योंकि इमरजेंसी आ गई है घर में, और उस डिसीजन को घर के जब वो 2 लोग आ जाएंगे तो सबके साथ मिलकर पेश किया जाएगा। तो जो इमरजेंसी डिसीजन हमारा मुखिया ले रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट के फॉर्म में। तो सर बात यह है कि ऑर्डिनेंस भी एक लॉ की तरह होता है, टेम्परेरी लॉ होता है, तो बिहार गवर्नमेंट इसका खूब मिसयूज़ करती है भर भर के। तो सर देखिए इसमें क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने 429 स्कूल के लिए 7 बार ऑर्डिनेंस ला चुकी है,
और एक बाल भी इसने असेंबली के सामने टेबल नहीं किया है, असेंबली में इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। तो कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 7 जजेज की टीम ने इस पर फैसला दिया कि ये हमारा फेल्योर हो जाए, मतलब फेल्योर है ये हमारे असेंबली का, ओके, और ये हमारे गवर्नमेंट का मिसयूज है और ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। दोस्तों, जो हमारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है ये आर्टिकल 123 के अंदर होता है और 2 कंडीशन पे हमारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है। पहला सर हमारा कंडीशन है कि लेजिस्लेशन असेंबली यदि हमारा प्रेजेंट नहीं है आइदर ऑफ द हाउस, या तो अपर हाउस में या लोअर हाउस में हमारा असेंबली प्रेजेंट नहीं है, तब आप ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। या कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तब क्या करना पड़ेगा आपको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना पड़ेगा। तो सर देखिए कि हमारा क्या होता है कि लोग बार बार क्यों लाते हैं ऑर्डिनेंस को, क्योंकि ये लोग लेजिस्लेचर मतलब जो हमारा असेंबली है इसको ये फेस नहीं करना चाहते। उसके बाद कई बार ये होता है कि अपर हाउस में हमारी मेजॉरिटी नहीं होती है। मोदी गवर्नमेंट का 2 साल आप देखेंगे तो वहाँ पे अपर हाउस में हमारी कोई उनकी मेजोरिटी ही नहीं थी, तो वहाँ पे विलफुल डिस्ट्रप्शन किया जाता है बाय द अपोजिशन। इस वजह से क्या होता है कि ऑर्डिनेंस फ्रिक्वेंटली लाया जाता है। तो कोर्ट का डिसीजन का सर इफेक्ट क्या हुआ? कोर्ट के डिसीजन का इफेक्ट ये हुआ कि जो भी आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेंगे उसको आपको असेंबली में टेबल करना जरूरी है। ओके, तो मतलब आपको असेंबली में लाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये रहा दोस्त हमारा पॉलिटी पे कुछ करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।